हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्लास 10th मंथली एग्जाम जो जुलाई 2024 में हुआ था, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और इसमें मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर जो 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ तक मैंने बताया था, यानी कि 15वां क्वेश्चन तक मैंने समझा दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, और उसके आगे के प्रॉब्लम को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, सभी वृत्त और वर्ग होते हैं। सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वृत्त और वर्ग यानी कि जितने भी सर्कल हैं और स्क्वायर हैं ये समरूप होते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं। ठीक है, भले इनका साइज कुछ भी हो लेकिन होते सब है क्या है, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि एबीसी त्रिभुज और त्रिभुज डीईएफ, इस दोनों त्रिभुज में एंगल ए और डी बराबर है, एंगल बी और ई बराबर है, एंगल सी और एफ बराबर है, तो ए बी बाई डी ई का मान क्या होगा। तो देखो कभी भी ट्रायंगल एबीसी और दो ट्रायंगल इनके समरूप हैं, कैसे, तो देखो एबीसी दिया हुआ है आपके पास, एबीसी क्या है, ए बी सी, और क्या है डी ई एफ। देखो ये इसके बराबर है, एंगल ए डी के बराबर है, एंगल बी ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गया। इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गया, ये हो गया, और इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो गया, ये हो गया। तो देखो ए बी बट्टा डी ई बराबर निकालना है। ठीक है, तो ए बी बट्टा डी, यानी कि हम जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है, अनुपात, तो बराबर होता है, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ए बी बट्टा डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। तो बी सी बाई सी एफ कहाँ है, देखो बी सी बाई ई एफ जो है आपका फर्स्ट में भी है और सी में भी है, यानी कि ए और सी दोनों में है, लेकिन हमें लाना है ए सी और डी एफ को। तो ए सी और डी एफ ये तो हो नहीं सकता है, ये आपका ए सी और एफ डी, यानी कि ए सी और डी एफ, उल्टा मैंने लिखा है यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है, इसका उल्टा लेकिन लिखा क्या हुआ है सी और ए, और हमें आ क्या रहा है ए सी, तो बात तो एक ही हो गई। एफ डी लिखा हुआ है और हमें आ रहा है डी एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, पाई बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका 19वां, केंद्रीय कोण 60 डिग्री और त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होगी। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यहाँ पर देखो लिखा भी है 2 पाई आर 3/60। ये क्या है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बाई 360। तो 2 गुने 22/7, और रेडियस कितना है 84, और थीटा कितना है, थीटा आपका है 60 डिग्री। तो 60/360, 60 छक्के 360 कट गया, 7 से 12 से 84 कट गया, 6 से 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 को 22 से कट गया तो 88 आया, 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, तो अर्धवृत्त की परिमिति देखो कैसे निकालते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आर, ये हो गया आर, बट ये क्या होता है, तो ये होता है सी, इसका जो होगा वो होगा 2 पाई आर बाई 2, यानी कि पाई आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर, और यहाँ पर ये क्या है आर और आर 2 आर, मतलब इस पूरे का परिमिति क्या हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। अब 2 आर का मतलब तो डी भी होता है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, पाई आर प्लस 2 आर, ये क्या आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 था वो भी सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर 20 होगा, और इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बच्चों कहता है 21वां क्वेश्चन की यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर पहले हम मान लेते हैं कि ए है तो √3/4 हो गया। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है क्या कि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि अगर ए को हमने 2a बना दिया, 2a, तो इसको ऐसे रहने दो, √3/4 इंटू 4a²। देखो यहाँ पर भी a आ रहा है, a² आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी √3/4 है, इधर भी √3/4 है, तो बड़ा क्या, तो ये 4 से गुना हो रहा है, मतलब चौगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका बाद बहुलक बराबर मोड, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, बी होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू मध्यमान
ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, किसका, बहुलक निकालने का। संचयी बारंबारता, बारंबारता सारणी के का उपयोग होता है, ठीक है। संचयी बारंबारता सारणी कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, माध्यिका में यूज करते हैं। यदि किसी आंकड़े का माध्यम और माध्यिका क्रमशः 8.9 और 9 है तो बहुलक होगा। बच्चों देखो माध्यिका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर माध्यिका दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है, और माध्य कितना दिया हुआ है, ये मध्य मान जो लिखा हुआ है ना वही माध्य है। माध्य कितना दिया हुआ है 8.9। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। तो 3 गुने माध्यिका क्या हो जाएगा, 3 गुने 9 माइनस 2 गुने माध्य क्या हो जाएगा 8.9। तो ये हो जाएगा 3 नंबर 27 माइनस 9 दूना 18 8 9 16 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 16 में 7 गया 9 और ये हो जाएगा 1 में से गया 0 यानी कि 9.2। तो आपका आंसर क्या है 9.2 यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। 8 अभाज्य संख्या, पहली 8 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 3 5 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ठीक है। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर 17 के बाद क्या आता है 19 आता है। अब इसका क्या निकालना है हम लोग को, इसका निकालना है माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका क्या होता है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया टोटल। तो जब भी सम संख्या में होता है, याद रखना जब भी सम संख्या में होगा तो इसका जो माध्यिका वो क्या होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म प्लस 1 टर्म, ठीक है। n/2 टर्म होता है तो n/2 बाई क्या हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, तो n/2 टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ये हो जाएगा 8/2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 यानी कि 8/2 यानी कि 8/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 8/2 यानी कि 2 चौके 8 थे, फोर्थ हो गया। और इसके नीचे आपको 2 लिख देना है डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो फोर्थ टर्म प्लस ये भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 फिफ्थ टर्म बाई 2। अब फोर्थ टर्म क्या है इसमें, तो फोर्थ टर्म आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फोर्थ टर्म में 1 2 3 4 में 7 लिखेंगे, ठीक है। और फिफ्थ टर्म में क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी कि 11 हो गया बाई 2 यानी कि 18/2 हो गया यानी कि 9 आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है यानी कि सम ऑफ दी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज। ये देखिए एपी का क्वेश्चन है, एपी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्मूला ही आप याद रखिए n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1/2 कैसे होता है, देखो प्रथम n प्राकृत संख्या की बात हो रही है तो प्रथम n प्राकृत संख्या का मतलब 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 इस तरीके से शुरू हो रहा है, ठीक है। कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 हो गई और इसमें d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा यानी कि d का मतलब हो गया सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, वो भी 1 होगा। और n कितना है, तो n तो आपका n ही है ना। तो यहाँ पे कह रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल यानी कि Sn निकालना है, Sn निकालना है, ठीक है। तो Sn के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है n/2, उसके बाद होता है 2a प्लस, उसके बाद क्या होता है n-1d, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो n की जगह क्या रखेंगे n, तो n/2 हो गया, ठीक है। और 2a की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे तो 2 अंदर 2 हो गया प्लस और n-1, तो n-1 कितना होगा, n के n-1 ही होगा और d का मतलब तो यहाँ पर क्या 1, तो 1 ही रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा n-1। तो बच्चों देखो क्या बन गया, ये n/2 और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा यानी कि n और प्लस 1, तो क्या आ गया आपके पास n/2 n प्लस 1। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे n इंटू n प्लस 1/2। इसलिए जब भी आपसे बोला जाए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
ठीक है, सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n इंटू एन बाई 1। अब जैसे आ जाएगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से 50 तक की जो 1 से 50 तक का जो सम है वो बताओ, योगफल बताओ कितना होगा, तो वहां पे ये चीज लिखेंगे। कहां तक हमको बोल रहा है, 50 तक, तो 50 ये हो जाएगा, 50 प्लस 1 बाई 100 2 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो 26वां क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया है। क्या है 27 में, कहता है दो क्रमिक विषम संख्याओं का योग सर्वदा किस संख्या से विभाज्य होता है। दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब हो गया कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आप ले लीजिए, तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे देखो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है, तो 1 और 3 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास 3 और 5 हो गया, उसी तरीके से 5 और 7 हो गया, 7 और 9 हो गया, ठीक है, 9 और 11 हो गया। ये सब क्या हो गए, दो लगातार, दो क्रमिक विषम संख्या हो गया। अब इसका योग क्या है, तो 4 है, इसका योग क्या है 8 है, इसका योग क्या है 12 है, इसका योग क्या है 16 है, इसका योग क्या है 20 है। तो ये सब संख्या किससे कट रही है, आप कहेंगे सर 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है ना। तो लेकिन ऑप्शन में देखो क्या है, ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 4 5 6 8, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें फर्स्ट आपका जो है ए, वो 4 आंसर सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, शून्य होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगी, इनमें से कोई नहीं, कोई भी दो परिमेय संख्या अपनी मर्जी से ले लो ना, कोई भी दो परिमेय संख्या, जैसे हमने लिया 2/7 और एक लिया हमने 5/6, इसको गुना करेंगे क्या होगा, 2 पंचे 10 और 6 सत्ते 42, है ना। इसको काट भी सकते हैं, मतलब क्या आ रहा है, ये परिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। अगर हम मान लो कि 4/3 ले ले और एक परिमेय संख्या 0 ले लिया, तो इसको जब गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 भी परिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या यानी कि ए रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 29 में है साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका देखो पॉइंट दिया हुआ है बीच में, पॉइंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट निकालना है, इनटू यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान, इसको गुना करके निकालना है, कितना होगा, तो साइन 30 इंटू कॉस 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, तो ये क्या बन जाएगा √3/2 दूनी 4, तो √3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो गया, √3/4। अब दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो दो समरूप त्रिभुज है, उसकी संगत भुजाओं के बारे में, कॉरस्पॉन्डिंग सेट के बारे में बोला जा रहा है, तो ये जो है समानुपात यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 से 30 तक वो भी मैंने समझा दिया है, और इसका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है वो भी मैंने समझा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, अभी इसमें लिंक मिलेगी, या प्लेलिस्ट में जाकर सबसे अच्छा चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का चाहिए या किसी और मंथली एग्जाम का या कोई भी सब्जेक्ट का या कोई सवाल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।